Hello friends, good morning. How are you all? Welcome to my YouTube channel English Today by Rajesh sir. Friends, in today's video, I would like to tell you something about translation. And the first one is use of there. फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं ट्रांसलेशन के बारे में चर्चा करूंगा और यहाँ पर देखिए डमी सब्जेक्ट लिखा हुआ है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, ट्रांसलेशन इसको हिंदी में अनुवाद कहते हैं। इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन किया जाता है। और बहुत सारे ऐसे बोर्ड्स हैं अपने भारत में, जैसे यूपी बोर्ड, वहाँ पर ट्रांसलेशन को इंग्लिश के पेपर में भी बोर्ड के एग्जामिनेशन जो होते हैं उसमें भी पूछता है। तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन छोटी छोटी गलतियाँ जो होती हैं, चाहे सेंटेंस स्ट्रक्चर हो, चाहे यूज़ ऑफ वर्ड हो, वर्ब हो, ऐसे जो छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं हमारे पूरे सेंटेंस को गलत कर देती हैं, रॉन्ग कर देती हैं। तो उन्हीं में इम्प्रूवमेंट करने के लिए, ताकि कोई भी हमारा अंक कटे ना, ठीक है, मैंने यहाँ पर यूज़ ऑफ देयर, जो बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यूज़ ऑफ देयर, इस पहली वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। तो ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, डमी सब्जेक्ट इसको कहते हैं, अर्थहीन सब्जेक्ट जिसका कोई अर्थ नहीं होता। यूज़ ऑफ देयर, देयर का प्रयोग। इसमें पहला देखिए, इसका दो प्रकार से यूज होता है। एक होता है विद मीनिंग, जब देयर अर्थ देता है तो उसे कहते हैं विद मीनिंग, जब देयर अर्थ नहीं देता है तो उसे कहते हैं विदाउट मीनिंग। तो फ्रेंड्स, चूँकि यहाँ पे डमी सब्जेक्ट है, अर्थ विहीन है, मतलब अर्थ नहीं देगा, लेकिन चूँकि इसका अर्थ भी होता है, इसलिए मैंने दोनों कन्फ्यूजन को दूर करने का प्रयास किया है। पहले मैं अर्थ वाला बताऊंगा कि देयर का प्रयोग जब सेंटेंस में होता है, या हिंदी में या इंग्लिश में, हिंदी में वहाँ आएगा, इंग्लिश में देयर, तो उसका अर्थ आता है तो वह किस प्रकार से यूज होता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, एडवर्ब ऑफ प्लेस, देयर जो होता है वह होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस, स्थान सूचक क्रिया विशेषण। ध्यान दीजिएगा, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अब इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। स्ट्रक्चर में इन्हें इसको कहते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर, मतलब वाक्य की रूप, वाक्य की संरचना कैसी होनी चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब मीन्स होता है हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, सारी वर्ब इसमें आ जाएंगी जैसी जरूरत पड़ेगी। क्वालिफायर, विशेषण यानी विशेषता बतलाने वाला शब्द, ऑब्जेक्ट कर्म, अदर्स अन्य। और सेकंड मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर लिखा हुआ सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस देयर। फ्रेंड्स, पहले हम अर्थ वाले को देखते हैं, जहाँ पर देयर का कुछ अर्थ होता है। देखिए, राम वहाँ अपना काम कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, राम अपना काम कर रहा है, लेकिन यह नहीं पता चल रहा है कि कहाँ कर रहा है। देखिए, राम अपना काम कर रहा है, लेकिन यह नहीं पता चल रहा है कि कहाँ कर रहा है। तो यहाँ पर राम कहाँ अपना काम कर रहा है, तो आंसर आएगा वहाँ अपना काम कर रहा है। अब वहाँ का मतलब खेत में भी हो सकता है, छत पर भी हो सकता है, बाजार में भी हो सकता है, मैदान में भी हो सकता है, कमरे में भी हो सकता है। यानी जो भी इसके बदले आएगा वह केवल प्लेस को ही बताएगा और कुछ नहीं बताएगा। तो यहाँ देखिए, राम इज डूइंग हिज वर्क देयर। कौन अपना काम कर रहा है? राम सब्जेक्ट हो गया, सारा काम इसी के द्वारा किया जा रहा है। क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसलिए मैंने यहाँ इज लगाया हुआ है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के रूप में, सिंगुलर सब्जेक्ट है। करना के लिए डू, चूँकि आईएनजी लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूअस है, यहाँ पर कार्य को कंटिन्यू बता रहा है। और यहाँ पे जो मैंने यहाँ एक चीज़ बताया था, क्वालिफायर, क्वालिफाई मतलब होता है विशेषता बतलाने वाला शब्द, क्वालिफाई से बना है क्वालिफायर। तो यहाँ पर राम है, कोई भी यहाँ पर पुलिंग हो, जिसको आप मैस्कुलिन जेंडर कहते हो, पुरुष हो, सिंगुलर हो, तो उसके लिए हमेशा जो है हिज का प्रयोग होता है। इसे आप पजेसिव एडजेक्टिव या पजेसिव डिटरमिनर भी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे वर्क जो है नाउन के रूप में आया हुआ है, जिसका मतलब केवल काम है। वर्क मीन्स काम करना भी होता है, लेकिन हमने करने के लिए अलग से डूइंग लगाया हुआ है। और यहाँ पर देखिए, वहाँ, वहाँ मतलब स्थान को बतलाने वाला शब्द भी आया हुआ है। तो राम वहाँ अपना काम कर रहा है, राम इज डूइंग हिज वर्क देयर। सेकेंड, वहाँ जाओ मतलब तुम वहाँ जाओ, यह इम्परेटिव सेंटेंस है। फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा, इम्परेटिव सेंटेंस वह होता है जिसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, वार्निंग, एडवाइस, सजेशन, प्रपोजल, इटीसी इत्यादि दी जाती है। यह हमेशा सेकंड पर्सन के व्यक्ति को ही ऐसा किया जाता है, चाहे वह एडवाइस दिया जाए, चाहे वह ऑर्डर दिया जाए,
ठीक है, जो भी सजेशन, परमिशन, एडवाइस जो भी होगा वह केवल सेकंड पर्सन्स के व्यक्ति के लिए होगा, अर्थात यू के लिए। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं कहूँ किसी स्टूडेंट से खड़े हो जाओ, तो मैं सामने वाले स्टूडेंट को ही बोलूँगा तुम खड़े हो जाओ। मैं कहूँगा अपने पाठ पढ़ो, तो मैं कहूँगा तुम लोग अपने पाठ पढ़ो। दरवाज़ा खोलो, तुम दरवाज़ा खोलो। बाज़ार जाओ, तुम बाज़ार जाओ। मतलब सामने वाला जो व्यक्ति होगा वह केवल यूँ होगा, जिसमें तुम लोग, तुम सब, आप लोग, आप सब बोल सकते हो। तो यहाँ पर देखिए तुम छुपा हुआ है, यानी तुम वहाँ जाओ। तो इम्परेटिव में जो है तुमको जो ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में, तो वहाँ यूँ को नहीं लिखते हैं, अंडरस्टूड रखते हैं, छुपा रखते हैं। तो देख लीजिए फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर लिखें क्योंकि इम्परेटिव सेंटेंस है, गो देयर, वहाँ जाओ। तो देख लीजिए जाओ के लिए वो हो गया और वहाँ के लिए देयर। खाली अगर हो जाता जाओ तब भी हो जाता गो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फुल स्टॉप लगा देते, पूरा सेंटेंस कहा जाता। इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में चर्चा करेंगे आगे वाली वीडियो में जब भी बनाएंगे। तो तीसरा, सीता वहाँ थी। ठीक है, अब कह रहा सीता वहाँ थी। सीता कहाँ थी? देखो सीता कहाँ थी, तो बोलेंगे सीता वहाँ थी। तो ये जो देखिए सीता वॉज देयर, पास्ट टेंस है। सीता सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाएं। इसको यहाँ पर वैसे हेल्पिंग वर्ब आप नहीं बोल सकते फ्रेंड्स, यहाँ पर या लिंकिंग वर्ब या मेन वर्ब के रूप में यूज़ हुआ है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तब होता जब यहाँ पे मेन वर्ब अलग से कोई आईएनजी वाली वर्ब आती, तो वो तब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है ना, तो सीता वाज देयर, सीता वहाँ थी। ये हो गया नॉर्मल तरीके से, जिसका अर्थ आ रहा है। देखिए देयर मीन्स वहाँ, देयर मीन्स वहाँ, देयर मीन्स वहाँ। ठीक फ्रेंड्स, ये तो हो गया अर्थ वाला। कुछ ऐसे भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको हम समझेंगे। तो देखिए मैंने चौथे नंबर पे जो आपका एग्जाम्पल यहाँ लिखा हूँ, 50 बच्चे कमरे में हैं। फ्रेंड्स जहाँ पर वहाँ था मैंने स्थान बदल दिया, 50 बच्चे वहाँ हैं तो मैंने लिख दिया 50 बच्चे कमरे में हैं। 5 आम के पेड़ मेरे घर के सामने हैं, तो वही हो गया 5 आम के पेड़ वहाँ हैं मेरे घर के सामने। ये भी देखो प्लेस बता रहा है, कमरे में ये भी प्लेस बता रहा है। तो ये अलग तरीके से मैंने यहाँ पर बताया है। तो देखिए ये आपका सब्जेक्ट हो गया 50, ठीक है, यानी 50 यानी 50 बच्चे, तो हो जाएगा 50 चिल्ड्रेन। प्लूरल है, यहाँ पर हैं लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर क्या लगा देंगे, आर इन द रूम, अदर के रूप में आ जाएगा। देख लीजिए एकदम फॉर्मूला, इस तरह से भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, 5 आम के पेड़ मेरे घर के सामने हैं, 5 मैंगो ट्रीज, 5 आम के पेड़। यहाँ हो गया चूँकि प्लूरल है आर लगेगा, क्योंकि यहाँ पर हैं आया हुआ है, विंडी भी है बहुवचन का। इन फ्रंट ऑफ माई होम, माई हाउस, तो यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ मतलब होता है के सामने। तो फ्रेंड्स इसमें एक चीज़ बस मुझे बतानी थी कि ऐसे सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट आगे आएगा और जो स्थान आएगा, जो प्लेस आएगा, वह हमेशा पीछे आएगा। क्लियर? देख लीजिए यहाँ पे सब्जेक्ट, यहाँ पे प्लेस, वह हिंदी क्रिया से सटा हुआ होगा। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स। अब बी वाला देख लीजिए, विदाउट मीनिंग, जब देयर का प्रयोग अर्थ नहीं देगा तब कैसे यूज़ होगा। देखिए इसको तब बोलेंगे वहाँ पे डमी देयर या डमी सब्जेक्ट या इंट्रोडक्टरी देयर। ध्यान देना फ्रेंड्स, अब जो मैंने डमी सब्जेक्ट के बारे में यहाँ चर्चा किया था ना, यहाँ पे देख लीजिए अब वही बात यहाँ पर आ रही है। इसको यहाँ पर बोलेंगे डमी देयर, अर्थहीन देयर या अर्थहीन सब्जेक्ट, इंट्रोडक्टरी देयर, परिचयात्मक देयर। अब फ्रेंड्स अब थोड़ा गौर से देखिएगा, यही यहाँ ये सब तो आता है, सबको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि अंतर बताना था इसलिए मैंने इसको भी लिखा और इसको बी करके विदाउट मीनिंग। इसका अर्थ यहाँ पर कुछ नहीं होगा देयर का, लेकिन सेंटेंस में यूज होगा। तो स्ट्रक्चर देख लीजिए, सबसे पहले देयर, फिर यहाँ पे वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब जो भी हो, यहाँ पर क्वालिफायर, यहाँ पे मेन सब्जेक्ट। फ्रेंड देख लीजिए इसमें एक ही सब्जेक्ट आया था, देख लीजिए यहाँ पे सब्जेक्ट था, देख रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको यहाँ देयर के रूप में एक सब्जेक्ट तो मिल ही रहा है और यहाँ मेन सब्जेक्ट भी आया और यहाँ अदर्स। दूसरा देख लीजिए, देयर प्लस वर्ब प्लस क्वालिफायर प्लस मेन सब्जेक्ट। फ्रेंड्स अब एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आपको गौर से देखिएगा। हम इसको और इसको देखेंगे, कल्पना करिए। देखिए कमरे में 50 बच्चे हैं। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, अब सारी चीज़ मेरी बताने की देखिए सब यहाँ आ गया। अब मैं यहाँ बताने का आपको प्रयास करूँगा फ्रेंड्स। अगर आप इतना समझ गए हैं तो समझ जाइए कि आप देयर के प्रयोग में कभी गलती नहीं करेंगे। क्लियर?
अब पहले इसको देख लीजिए फ्रेंड्स, सुनिएगा। जब किसी हिंदी वाक्य में सबसे लास्ट में जो हिंदी क्रिया है, जिसको हिंदी क्रिया बोलेंगे हैं, हूँ, हो, था, थे, थी, होगा, होगी, होंगे, ये है हिंदी की क्रिया। क्लियर फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिएगा। जब किसी हिंदी क्रिया के अंत में, अब देखो ये हिंदी क्रिया है, ध्यान देना, ये हिंदी क्रिया है और हिंदी क्रिया हैं, हूँ, हो, ठीक है, था, थे, थी हो या होगा, होगी, होंगे हो, और उसके जस्ट पहले स्थान दिया हो, उसके जस्ट पहले स्थान दिया हो। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो प्लेस है कमरे में है, यहाँ पर ये क्या है, प्लेस है, और जो सब्जेक्ट हो वह सेंटेंस के आगे दिया हो। यदि स्थान हिंदी क्रिया से सटा हुआ हो और सब्जेक्ट आगे दिया हो तो ऐसे सेंटेंस में देयर का प्रयोग नहीं होगा। फ्रेंड्स कान खोल के सुन लो, बहुत ज़्यादा समस्या, मैंने कम से कम 12 साल के अनुभव है, यानी 12 सालों से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और यही देखता आ रहा हूँ कि बच्चे यही गलती करते हैं। इसीलिए मैं आपको प्रेस करके बता रहा हूँ, प्लीज़ आप इसको समझिए। देर का प्रयोग आपको समझ में आएगा, लेकिन आप इसको समझिए कि जब हैं, हूँ, हो, होगा, होगी, होगे, था, थे, थी से स्थान सटा हुआ हो और सब्जेक्ट आगे दिया हो तो ऐसे सेंटेंस में देयर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। फ्रेंड्स जैसा देख लीजिए, 50 चिल्ड्रेन आर देयर इन द रूम। क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट का परिचय हमें सबसे पहले हो रहा है और स्थान पीछे है। तो जब हमें सब्जेक्ट मिल गया, जैसे वह राम है, ठीक है, ही इज़ राम, तो डायरेक्ट हम ही इज़ राम लिख रहे हैं। तो यहाँ जब हमको सब्जेक्ट मिल गया तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, नॉर्मल सी बात है। अब इसी को देखो लो, 5 आम के पेड़, ये सब्जेक्ट है, तो 5 मैंगो ट्रीज। फिर देखिए वर्ब, फिर देखिए अदर्स, सारी चीज़ें लिख रहे हैं, तो इसमें देर का प्रयोग नहीं होगा। फिर से सुन लीजिए, जब हिंदी क्रियाओं के जस्ट पहले स्थान दिया हो, क्या दिया हो, स्थान दिया हो, तो और सब्जेक्ट सेंटेंस के आगे दिया हो तो वहाँ पर ऐसे सेंटेंसेस में देर का प्रयोग नहीं होगा। फ्रेंड्स नॉर्मल तरीके से यूज़ होगा। क्लियर? अब आइए यहाँ पे, लेकिन उल्टा है फ्रेंड्स, जब हिंदी क्रिया से है, हूँ, हो, था, थे, थी, होगा, होगी, होगे से सब्जेक्ट छुप लगा हुआ हो या सटा हुआ हो, देख लीजिए अंतर। देखिए इस सेंटेंस में देख लीजिए, आपको सब्जेक्ट आगे मिला है, स्थान पीछे हिंदी से सटा हुआ मिला है। इस सेंटेंस में देखिए, यहाँ स्थान आगे मिल गया, यानी स्थान आगे मिल गया और आपका जो सब्जेक्ट है वह हिंदी क्रिया से सटा हुआ हो। ऐसी अवस्था में फ्रेंड्स देयर का प्रयोग किया जाएगा, 100% किया जाएगा। क्यों किया जाएगा, अब मैं इसको भी बता दे रहा हूँ। फ्रेंड्स स्ट्रक्चर देख लीजिए, मैंने लिखा है देयर, वर्ब, क्वालिफायर, मेन सब्जेक्ट, अदर। अब मेन सब्जेक्ट कौन है फ्रेंड्स? 50 बच्चे। अरे कमरे में कौन है? 50 बच्चे हैं, तो बच्चे 50 बच्चे ही मेन सब्जेक्ट हैं, लेकिन यह भी सब्जेक्ट है, ध्यान दीजिएगा, ये भी सब्जेक्ट है। इसी सब्जेक्ट को तो क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? इसी सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? डमी सब्जेक्ट, अर्थहीन सब्जेक्ट, और इसे इंट्रोडक्टरी देयर बोलते हैं फ्रेंड, परिचय कराने वाला देयर या परिचयात्मक देयर। ठीक है, अर्थ देख लो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर हिंदी में कहीं वहाँ नहीं लिखा हुआ है, क्लियर हो रहा है? कहीं भी वहाँ नहीं लिखा हुआ है। जैसे अब यहाँ देख लीजिए, वहाँ, 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 और यहाँ पर भी देख लीजिए प्लेस आ रहा था, लेकिन इसमें देख लीजिए मैंने वहाँ नहीं लिखा, फिर भी देयर का प्रयोग किया है। क्यों किया है? क्योंकि ये जो मेन सब्जेक्ट था यह हिंदी क्रिया से सटा हुआ है और ये जो आपका स्थान है वह आगे दिया हुआ है। अब परिचयात्मक देयर क्यों कहते हैं फ्रेंड्स? इसको इंट्रोडक्टरी देयर क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि यह मेन सब्जेक्ट का परिचय कराता है। ध्यान से कान खोल के सुन लो फ्रेंड्स, देयर को इंट्रोडक्टरी देयर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह सेंटेंस में लास्ट में हिंदी क्रिया के साथ सटे हुए जो मेन सब्जेक्ट होते हैं उन्हीं का परिचय कराता है, इसीलिए कहा जाता है परिचयात्मक देयर। अब कहोगे सर ऐसे कैसे? देख लो फ्रेंड्स, अगर देयर हम मान लेते हैं एक वचन है तो यहाँ इज लगाना था ना, लेकिन यहाँ तो आर लगा है। यहाँ पर हमने आर लगाया, क्यों लगाया फ्रेंड्स?
आर हमने फ्रेंड्स मेन सब्जेक्ट के अनुसार लगाया है, न कि देयर के अनुसार। देख लीजिए 50 बच्चे यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसीलिए मैंने यहाँ पर आर लगाया। यहाँ देयर इज लगा दूँ तो क्या दिक्कत है, गलत हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि देयर एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है, लेकिन इसका जो अर्थ है आपको पहले मैंने बता दिया डमी देयर है, डमी सब्जेक्ट अर्थ नहीं दे रहा है। और यह सब्जेक्ट होते हुए भी इसके अनुसार कभी वर्ब का प्रयोग नहीं होता फ्रेंड्स, ये भी ध्यान दीजिएगा। देयर के अनुसार कभी इज, एम, आर, वाज, वर इनका प्रयोग कभी नहीं होता। जब भी होता है मुख्य कर्ता के अनुसार होता है। तो मुख्य कर्ता कौन है फ्रेंड्स, 50 बच्चे। तो यहाँ लिखेंगे देयर आर। अब देख लीजिए फॉर्मूला आपके सामने है, देयर हो गया, देख लो देयर, वर्ब देख लीजिए वर्ब हो गई मेन सब्जेक्ट के अनुसार, यही है मेन सब्जेक्ट। फिर उसके बाद क्वालिफायर, तो क्वालिफायर देख लीजिए 50 है, मेन सब्जेक्ट चिल्ड्रेन हो गया। अब यहाँ पे अदर्स लिख देंगे, अदर्स यही जो प्लेस होता है लास्ट में लिखा जाता है। यहाँ भी प्लेस देखो फ्रेंड्स, यहाँ भी प्लेस लास्ट में ही लिखा जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं इन द रूम, और यहाँ पर भी प्लेस लास्ट में ही लिखा जाएगा। भले से प्लेस हिंदी क्रिया सटा होगा तब भी लास्ट में आएगा, और सेंटेंस के पहले आएगा तब भी लास्ट में आएगा। लेकिन फ्रेंड्स 50 बच्चे या कोई भी सब्जेक्ट हिंदी है, हूँ, हो, था, थे, थी, होगा, होगी से सटा हुआ होगा, ऐसे सेंटेंस में ही देयर का प्रयोग होगा। और जब भी वर्ब आप लगाओगे वह मेन सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा, न कि देयर के अनुसार। अब फ्रेंड्स ऐसे बहुत देख लीजिए, दूसरा देखते हैं, छत पर चिड़ियाँ हैं। अरे भाई ऐसे भी तो हो सकता था चिड़ियाँ छत पर हैं, अगर होता चिड़ियाँ छत पर हैं तो लगा देते हैं द बर्ड्स आर ऑन द रूफ, तब यहाँ देयर का प्रयोग होता ही नहीं। लेकिन क्या लिखा है छत पर, देखिए प्लेस यहाँ पर आगे आ गया, और जो मेन सब्जेक्ट है वह किससे सटा हुआ है, हिंदी क्रिया से। इस अवस्था में देयर का प्रयोग 100% होगा फ्रेंड्स, ध्यान देना। तो देयर आर, देखो यहाँ पर चिड़ियाँ, यहाँ पर मैंने बिंदी लगाया हुआ है, बहुत सारी चिड़ियाँ हैं, तो देयर आर बर्ड्स मेन सब्जेक्ट हो गया, क्वालिफायर नहीं आया हुआ है, ऑन द रूफ छत पर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर से सुन लो, अगर हैं, हूँ, हो, था, थे, थी, होगा, होगी के साथ मेन सब्जेक्ट सटा हुआ हो और स्थान आगे दिया हो, तो ऐसे सेंटेंस में देयर का प्रयोग अवश्य किया जाएगा। और जो भी वर्ब आएगी, इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी, जो भी आएगी, विल बी, शैल वैसे फ्यूचर टेंस है, उसमें सिंगुलर प्लूरल होता नहीं है, केवल विल बी का ही प्रयोग होगा। अगर थर्ड और सेकंड पर्सन होगा, फर्स्ट होगा तो शैल बी का। तो जो भी वर्ब आएगी वह हमेशा मेन सब्जेक्ट के अनुसार आएगी, कभी भी देयर के अनुसार नहीं आएगी फ्रेंड्स। लेकिन इसके अलावा देख लीजिए, आपके मन में एक संदेह आएगा कि सर इसमें लिखा है एक राजा था, इसमें तो सेंटेंस में कहीं स्थान आया ही नहीं। आप सही सोच रहे हो फ्रेंड्स। अगर मैं ऐसे कह दूं, ठीक है, एक महल में एक राजा था, तो देयर वॉज ए किंग इन ए प्लेस, ठीक है, पैलेस। तो यहाँ पे एक राजा था। अगर हम चाहें फ्रेंड्स इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान देना, इसको हम इट वॉज अ किंग भी कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स यहाँ पर एक राजा था, तो अक्सर हम राजा था तो ये माना जाता है किसी साम्राज्य में ही रहा होगा, किसी राज्य में ही रहा होगा, किसी महल में ही होगा। ऐसा देखो, एक साम्राज्य में एक राजा था, बात अपने आप आ रही है, तो स्थान फ्रेंड्स यहाँ पर छुपा हुआ है। तो देख लो, मैंने नहीं लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर देखो छत पर, अगर ऐसे मैं लिख दूँ चिड़ियाँ हैं, ठीक है, चिड़ियाँ हैं, तो हम लिखेंगे देयर आर बर्ड्स, फुल स्टॉप। लेकिन आपके मन में आएगा चिड़ियाँ हैं तो कहीं ना कहीं तो होंगी चिड़ियाँ, कहीं पर भी तो होंगी, छत पर होंगी, ज़मीन पर होंगी, पेड़ों पर होंगी, कहीं तो होंगी। इसीलिए फ्रेंड्स यहाँ पर छुपा हुआ है किसी साम्राज्य में एक राजा था, तो देयर वॉज ए किंग इन एन एम्पायर। तो यहाँ पर एम्पायर मैंने नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि एक राजा था ऐसा कहीं आता है, तो आपको देयर वॉज ए किंग। हाँ फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ईट वाले में बताऊंगा आपको, एक राजा था, अगर राजा का यहाँ परिचय किया जा रहा है, परिचय दिया जा रहा है, तो इट वॉज ए किंग भी हो सकता है, कोई गलत नहीं है। इट वाले सेक्शन में मैं इसको फिर से बताऊंगा, लेकिन यहाँ देयर का प्रयोग होगा। इसको अगर हम और करके इट वॉज ए किंग लिखेंगे, यानी एक राजा था, तब भी सही है, क्योंकि सजीव व्यक्तियों का परिचय कराने के लिए हमेशा इट का प्रयोग होता है। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम ही थे जिन्होंने भारत को मिसाइलें प्रदान की। जैसे इट वाज एपीजे अब्दुल कलाम हु प्रोवाइडेड मिसाइल्स टू इंडिया। तो यहाँ देखिए इट वाज,
एपीजे, जबकि एपीजे अब्दुल कलाम सजीव व्यक्ति थे, तब भी वहाँ देखिए इट का प्रयोग हो रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इट वाज अ किंग का भी प्रयोग हो सकता है, कब, जब हम राजा का परिचय देंगे तब। लेकिन अगर इसमें भाव लग रहा है कि किसी साम्राज्य में यहाँ स्थान छुपा हुआ लग रहा है, तो यहाँ देयर का प्रयोग होगा फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से फ्रेंड देयर का प्रयोग होगा। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, वहाँ एक कुआं है। अब इस सेंटेंस में फ्रेंड्स आपको समझने की ज़रूरत है। देखो ये जो मैंने लिखा हुआ ना, देयर प्लस क्वालिफाई, यही देखो मैंने लिखा था, ये जो स्ट्रक्चर है ये वाला यही है, देयर, देख लीजिए वर्ब, क्वालिफायर नहीं आया है, यहाँ पर आया डिटर्मिनर के रूप में, ये इंडेफिनिट डिटर्मिनर है जिसको आर्टिकल भी बोलते हो आप, और यहाँ पे मेन सब्जेक्ट। तो दूसरा वाला फॉर्मूला इस पे लागू हो रहा है। और यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड्स, वहाँ एक कुआं है। अब फ्रेंड्स ध्यान देना, यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ मैदान में एक कुआं है, तो आप क्या लिखोगे? ठीक है, देख लीजिए कुआं मेन सब्जेक्ट है, हिंदी क्रिया सटा हुआ है, देयर का प्रयोग होगा, क्लियर। क्योंकि जो पीछे छुपा हुआ है तो इसका परिचय कराना पड़ेगा। परिचय कराने के लिए सबसे पहले किसका प्रयोग करेंगे? देयर का। देयर इज, एक कुआं है तो देयर इज अ वेल, क्लियर है। अगर यहाँ पे होता मैदान में, तो यहाँ पर हम लिखते इन द ग्राउंड। अब फ्रेंड्स ध्यान देना, इन द ग्राउंड अगर आपका आया तो मान लीजिए इन द ग्राउंड वह क्या बताया? प्लेस बताया, क्लियर फ्रेंड्स। और ये क्या बता रहा है फ्रेंड्स? वहाँ क्या बता रहा है? वहाँ भी तो प्लेस बता रहा है। फ्रेंड्स समझिएगा, आपके मन में आ रहा होगा कि सर आपने 2 बार ऐसा क्यों किया? देयर इज ए वेल देयर, यहाँ भी देयर का प्रयोग लिखा आपने, यहाँ भी देयर का प्रयोग किया, ऐसा क्यों हो रहा है? तो मैं फ्रेंड्स आपको बस इतना बता रहा हूँ, आप इसको हटा दो ना 1 मिनट के लिए, आप यहाँ लिख दो मैदान में। मैदान में एक कुआं है, तो स्थान आगे आ गया, सब्जेक्ट जो है हिंदी क्रिया से सट गया, तो इस सब्जेक्ट का परिचय कराना पड़ेगा, तो इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग करेंगे, तो इंट्रोडक्टरी देयर का यूज़ हो गया। अब यहाँ एक वचन है, एक कुआं है, तो इसलिए मैंने इज लगाया हुआ आपके रूप में, एक क्वालिफायर हो गया इंडिफिनिट आर्टिकल के रूप में, और यहाँ पे मेन सब्जेक्ट हो गया। अगर यहाँ पे लिखा हुआ मैदान में एक कुआं है, तो मैदान में यहाँ लिखोगे ना इन द ग्राउंड। तो इन द ग्राउंड फ्रेंड्स क्या बता रहा था? प्लेस, कंफर्म हुआ। तो वहाँ क्यों क्या बता रहा है? ये भी तो प्लेस बता रहा है, तो वहाँ की इंग्लिश क्या होती है? देयर। इसलिए यहाँ पर देयर का प्रयोग पीछे करेंगे, और इस देयर से कुछ लेना देना नहीं है। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, इस देयर से दोनों एक ही देयर हैं, लेकिन यूज़ के आधार पे अलग अलग है। इनका इनसे कोई रिलेशन नहीं है, कोई संबंध नहीं है। बस इतना मैं समझाऊंगा फ्रेंड्स। आप अगर लिखते हैं एक कुआं है, तो ये लिखते ना देयर इज ए वेल, इसकी तरह एक राजा था, क्लियर हो गया। तो ये लिखते ना देयर इज ए वेल, फुल स्टॉप लगा देते, क्लियर। अब देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया वहाँ, तो देयर इज ए वेल देयर। अगर वहाँ को हटा के मैं लिख दूँ मैदान में एक कुआं है, तो देयर इज ए वेल इन द ग्राउंड। ग्राउंड लिखते ना आप, तो ग्राउंड क्या बता रहा है? प्लेस। तो वहाँ क्या बता रहा है? प्लेस। तो वहाँ की इंग्लिश क्या होती है? देयर। तो देयर लिखा जाएगा, कोई गलत नहीं है फ्रेंड्स, ये 100% सही है। आगे, नदी के किनारे एक कुटिया थी। देख लीजिए, एक कुटिया थी, इस हिंदी क्रिया से सट गया। ये जो मेन सब्जेक्ट है, ये मेन सब्जेक्ट है, और स्थान कहाँ गया? आगे। तो इस मेन सब्जेक्ट का परिचय कराने के लिए आपको इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग हुआ, केवल वही परिचय कराता है। तो देयर वाज अ कॉटेज, कॉटेज में होता है कुटिया, ठीक है, ऑन द रिवर बैंक या ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, दोनों सही है। देख लीजिए, देयर का प्रयोग मेन वर्ब का, क्वालिफायर, मेन सब्जेक्ट और अदर। तो फ्रेंड्स इस तरह से देयर का प्रयोग, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसको एक बार फिर से बता रहा हूँ फ्रेंड्स, मैदान में एक कुआं है, देयर इज ए वेल इन द ग्राउंड, क्लियर। तो जब मैदान में लिखा फ्रेंड, तो मैदान में क्या बताता है? स्थान। तो मैदान में की इंग्लिश लिखनी पड़ी इन द ग्राउंड। तो यहाँ पर मैंने मैदान में स्थान बता रहा था, तो मैंने उसको हटा करके वहाँ कर दिया, वहाँ भी स्थान बता रहा है फ्रेंड्स। तो जब मैदान में की इंग्लिश इन द ग्राउंड लिखे, तो वहाँ अगर आएगा तो वहाँ की इंग्लिश भी लिखनी पड़ेगी देयर। और इस देयर, ये जो देयर है, इसको इंट्रोडक्टरी परिचयात्मक देयर कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि यह देयर इस मेन सब्जेक्ट का जो हिंदी क्रिया सटा हुआ है, परिचय करा रहा है कि यहाँ पर। और देखिए इसी के अनुसार यहाँ पे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये जो देयर है इसके अनुसार नहीं आया है, मैं मेन सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। मेन सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे इज का प्रयोग हुआ है, क्योंकि यह एक वचन है, और इसके अनुसार यहाँ इज का प्रयोग नहीं किया गया है फ्रेंड्स। तो यह जो वहाँ शब्द आया है यहाँ पर लिखा जाएगा, इस देयर से कोई रिलेशन नहीं है।
तो फ्रेंड इस प्रकार से देयर का प्रयोग किया जाता है। और परीक्षाओं में जब पूछता है तो अक्सर यही पूछता है, ध्यान दीजिएगा। और अब बड़े बड़े जो सेंटेंस होते हैं यूपी बोर्ड में और अन्य बोर्ड्स में ऐसे पूछता है, मेरे घर के सामने एक मंदिर है, बगीचे में बहुत सारे पेड़ हैं, जंगल में बहुत सारे जानवर हैं, छत पर मेरे पिताजी बैठे हैं, कमरे में 4 फैन हैं, पंखे हैं, ठीक है, मेरे जेब में बहुत सारे रुपए हैं, ठीक है, पुस्तक में कई पाठ हैं। ऐसे देखो खूब सेंटेंस आते हैं, तो वहाँ पर फ्रेंड्स कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैंने फ्रेंड्स यह वीडियो बनाने का प्रयास किया हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। फ्रेंड्स आप ज़रूर देखना, चूकना नहीं है, और आपको ट्रांसलेशन में बिल्कुल मजबूती करना है। फ्रेंड्स इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी देयर का कुछ एक्सरसाइज लेकर आऊँगा। और वीडियो अगर आपको पसंद है फ्रेंड्स, अगर आपके लिए तनिक भी लाभदायक लगे, तो आप फ्रेंड्स इस वीडियो को सब्सक्राइब करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सभी लाभान्वित हो सके। लाइक करें और वीडियो देखने के बाद कमेंट ज़रूर करें फ्रेंड्स। थैंक यू।